प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। गत कक्षा में हमने कक्षा 9 की जो हमारी हिंदी की पुस्तक है उसमें लेखक प्रेमचंद का अध्ययन किया। अब हम प्रेमचंद द्वारा लिखित 2 बैलों की कथा जो हमारा पहला पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। माना जाता है कि जो जानवर हैं उनमें गधा है वह बुद्धिहीन, सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन, अर्थात बिना बुद्धि का उसमें बुद्धि नहीं होती है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, अर्थात हम जब भी किसी व्यक्ति को एकदम मूर्ख बताते हैं तो उसे गधा संबोधित करते हैं। गधा सचमुच ही बेवकूफ़ है या ये कहें कि उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता या उसे ये पदवी दे दी गई है, इसका निश्चय नहीं कर सकते। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। यहाँ बताया गया है कि गाय है वो अपने सींगों से वार करना चाहती है, और यदि कोई गाय है जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया है वह तो अनायास बिना प्रयास के ही सिंहनी बन जाती है। लगता है उसे कि कहीं कोई उसके बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वह सिंहनी जैसी नज़र आती है, अपने पास किसी को नहीं आने देना चाहती है, इसलिए ब्याई हुई गाय को सिंहनी का रूप दिया। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। अब गधे से अन्य जानवरों की तुलना की जा रही है। कुत्ता है वह भी बहुत गरीब होता है, लेकिन कभी कभी उसे भी गुस्सा आ जाता है। किंतु हमने कभी गधे को क्रोधित होते हुए नहीं सुना और नहीं देखा है। जितना चाहो उसे मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डालो, चाहे उसे मारते रहें या उसे चारा है वो भी पहले का या ये कहे कि जिसमें बदबू आ रही है वह चारा भी, घास भी डाल दे तो भी वह कोई भी असंतोष या अपनी हरकत है वो प्रकट नहीं करता है, क्रोध नहीं दिखाता है। उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। उसके चेहरे पर कभी नाराज़गी के भाव कि वह खुश नहीं है ये कभी भी नज़र नहीं आते। वैशाख में चाहे एक बार कुलेल कर लेता है। ये हमारा हिंदी का वैशाख का महीना उससे संबंधित बताया कि उस महीने में ज़रूर 1-2 बार वह कुलेल कर लेता है। जैसे ये कहे कि हम गधे को लौटते हुए देखते हैं, उसके बारे में कहा, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा, कभी उसे खुशी प्रकट करते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद अर्थात दुख के भाव जो कभी स्थायी अर्थात दूर नहीं आते, जैसे उसी के ऊपर ही वो हमेशा के लिए बन गए, ऐसे नज़र आते। सुख दुख हानि लाभ ये दोनों शब्द हैं एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं। सुख का दुख, हानि का लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा, चाहे वो सुखी हो चाहे दुखी हो, चाहे उसे फ़ायदा आ रहा हो चाहे नुकसान हो रहा हो, लेकिन उसका स्वभाव कभी भी परिवर्तित होते हुए नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं। ऋषि मुनियों में जो गुण हैं, सज्जन व्यक्तियों में जो गुण हैं, जो ऊंचे दर्जे के हैं, वो शायद उसमें पूरी तरह से विद्यमान, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना आदर कहीं नहीं देखा, लेकिन मनुष्य उनके इस गुणों की वजह से भी, अर्थात गधे को कभी क्रोधित होते हुए नहीं देखा है, कभी कोई नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देखा है, लेकिन फिर भी कोई उसका
आदर नहीं करता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए उचित बताया है कि संसार के लिए इतना सीधा होना भी सही नहीं है। इस आधार पर बताया भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं। ये हमारे भारत देश के निवासियों की विशेषताएं बताई जा रही हैं कि उन्हें अफ्रीका में उनकी बुरी दशा की जाती है और अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता। ये कमाते हैं तो कुछ पैसा अपने लिए आगे के समय के लिए या बुरा वक्त आए उसके लिए जोड़कर रखना भी चाहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। यदि कुछ कोई कह भी दे, 4 बातें अर्थात कोई कुछ कह भी दे तो गम खाकर अर्थात चुप हो जाते हैं, फिर भी बदनाम। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, तो यदि ऐसा व्यवहार होता है, लड़ाई झगड़ा न करना, चुप हो जाना, ये यदि ऐसा न करें तो इनके आधार पर क्या कहा जाता है कि वो हमारे आदर्श हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं। बल्कि उन्हें तो ईंट का जवाब पत्थर से, अर्थात यदि कोई हमारे को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसको हमें भी तुरंत नुकसान पहुंचाना सकते हैं, शायद सभ्य कहलाने लगते। यदि हम ऐसा करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हमें भी उसके साथ बुरा ही करना चाहिए। यदि हम ऐसा करना सीख जाएं तो हम सभ्य हो जाएंगे। जापान की मिसाल अर्थात उदाहरण, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। एक विजय प्राप्त करते ही वह सभ्य लोगों में गिना जाने लगा। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। हम इस पाठ में बैलों के बारे में अध्ययन करेंगे और बैल को गधे का छोटा भाई बताया गया है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, जैसा हम गधे के लिए करते हैं, उसी आधार पर ही बैल को भी बताएं। कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में, जैसे बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं, अर्थात इस नाम से भी उसे संबोधित करते हैं। हमें यह जान लेना ज़रूरी है कि बैल क्या होता है और सांड क्या होता है। गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो वह बछड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद जैसे ही किसान उसे हल जोतने के काम में लेता है, अर्थात अपने कृषि के कार्यों के लिए उसे उपयोग में लेता है, उसे वैसी ही आदत डाल देता है तो वह बैल बन जाता है। लेकिन उसी बछड़े को बड़ा होने पर जब खुला छोड़ दिया जाता है तो वह सांड बन जाता है। सांड से खेत नहीं जोतते हैं, बैल से खेत जोतने के काम में लेते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं। कुछ लोग तो क्या बेवकूफ़ हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ मानते हैं बैलों को, लेकिन लेखक कहता है कि हमारा ऐसा नहीं। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी उसे भी गुस्सा आ जाता है, कभी कभी अड़ियल भी बन जाता है, अर्थात यदि वो चाहे तो आगे नहीं बढ़ता है। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। और भी कई आधार हैं जिनके माध्यम से कि वह नाराज़ है, यह हमें दिखा देता है। इसलिए उसका स्थान गधे से नीचा ही है, अर्थात गधा है वो अड़ियल भी नहीं होता है और अपना असंतोष भी प्रकट नहीं करता है।
इसलिए मूर्ख कहें या बेवकूफ़ कहें, उनमें गधे का स्थान ही ज़्यादा ऊंचा है। अब हम प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी पढ़ेंगे जिसके माध्यम से बैलों के बारे में। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। यहाँ झूरी नामक एक व्यक्ति है जिसके पास 2 बैल थे और उन दोनों बैलों का उसने हीरा और मोती नाम निकाल दिया था। दोनों बछाई जाति के थे। यहाँ पे बैलों की जाति भी बताई गई है कि बछाई जाति है। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। ये कहें कि वे बहुत ही सुंदर, हष्ट-पुष्ट और शरीर भी उनका ऊंचा था और साथ ही साथ काम है वो भी बहुत ही सजगता से चौकन्ने होकर करते थे। बहुत दिनों साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया। अब दोनों हीरा और मोती भी साथ रहते थे, इसलिए दोनों में भाई जैसा व्यवहार हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। हीरा और मोती दोनों बैल आमने सामने बैठते थे, तब एक दूसरे से मूक भाषा में अर्थात बिना बोले मनुष्य अपने भाव है वो बोलकर प्रकट करता है, लेकिन जानवर है वो अपने भाव मूक भी अर्थात एक दूसरे को समझा सकते हैं। तो हीरा मोती भी एक दूसरे के मन के भाव समझने लग गए थे, अर्थात एक दूसरे को विचार विनिमय अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचा देते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। यह तो निश्चय है कि मनुष्य नहीं जान पाता है कि जानवर या ये कहें कि पशु हैं वो अपनी बात एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं, यह हमें आभास नहीं होता है। अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति थी, निश्चित रूप से उनमें कोई एक छुपी हुई शक्ति थी जो ईश्वर ने प्रदान की है, जिससे जीव है वो अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचा सकते, जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। जो जीव है इस संसार में, उसमें मनुष्य दावा करता है कि वह जीवों से भी श्रेष्ठ है, लेकिन जो गुप्त शक्ति जानवरों में है वह गुप्त शक्ति मनुष्य में नहीं होती है, अर्थात बिना बोले दूसरे के विचार नहीं समझ पाते। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, एक दूसरे को चाटते सूंघते, जिससे यह आभास होता कि वो एक दूसरे से बहुत ही प्रेम कर रहे हैं, अर्थात चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम है वो एक दूसरे से प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। कभी कभी आपस में सींग भी मिलाते तो देखकर लगता था कि वे लड़ रहे हैं, लेकिन विग्रह के नाते नहीं, अर्थात अलग अलग होने या लड़ाई करने के उद्देश्य से नहीं, केवल विनोद के भाव से, अर्थात प्रेम के भाव से, आत्मीयता के भाव से, अपनेपन के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है, जैसे मित्र आपस में नज़दीक हो जाते हैं तो एक दूसरे से बाहें मिलाते हैं, और वैसा ही उन बैलों में नज़र आता था। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। यदि जब तक गुत्थम गुत्थी या ये कहें कि भाई मिलाकर एक दूसरे को नहीं तपताते हैं, तब तक उनकी दोस्ती है वो हल्की महसूस होती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, जिस पर ज़्यादा भरोसा नहीं हो सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, जब झूरी उन्हें हल से जोतता या गाड़ी से जोतता और गर्दन हिला हिला कर चलते, तो दोनों
अपनी गर्दन हिलाकर आगे बढ़ते। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रही। देखिए कितनी अच्छी विशेषता ही है जो मनुष्यों में नहीं मिलती है। यदि दो व्यक्ति एक साथ कुछ वजन ले जा रहे हैं तो वो दोनों सोचते हैं कि मेरी तरफ ज़्यादा वजन न हो, लेकिन इन बैलों की विशेषता बताई है कि जब उनका मालिक उन्हें जोतता था, हल जोड़ देता था उनके, या गाड़ी के उपयोग में लेता था, तब वे दोनों इस प्रकार से अपनी तरफ वजन खींचते लगता कि दूसरे की तरफ, एक दूसरे की तरफ या अपने मित्र की तरफ वजन न हो, उसकी तरफ वजन कम हो। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते हैं। दिन भर जोतने के बाद जब मालिक उन्हें दोपहर को या सांझ को खोलता तो एक दूसरे को चाट चूट कर फिर भी एक दूसरे को चाटते और अपनी थकान मिटा लेते थे। अर्थात एक दूसरे से अपनी आत्मीयता, आत्मा से जो लगाव था वो प्रकट करते हुए अपनी थकान दूर करते। नांद में खल भूसा पड़ जाने के बाद, जो नांद अर्थात जिसमें उनको चारा डाला जाता था, खली और भूसा, जैसे खाने के लिए ये कहें कि जो खड़ होती है, मारवाड़ी में जिसे खड़ कहते हैं, वो और जो चारा है वो यदि उन्हें दे दिया जाता था तो दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुँह डालते और साथ ही बैठते। ये नहीं कि एक पहले उठ जाए दूसरा बाद में, दोनों साथ ही उठते, साथ ही चारा खाते और एक साथ ही बैठ जाते। एक मुँह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, चाहे एक का पेट भरा हो चाहे न भरा हो। एक खाते हुए मुँह हटा लेता, दूसरा भी अपना मुँह उसमें से हटा लेता था। संयोग की बात, अर्थात ऐसा योग मिला, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजी जा रहे। क्या बताया गया है कि एक बार ऐसा संयोग हुआ कि झूरी ने अपने बैलों को अपने ससुराल भेज दिया, तो उन्होंने समझा कि मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यह बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यह बताया गया है कि झूरी ने उन्हें अपने ससुराल भेजा, अर्थात उनका साला उन्हें ले जा रहा था। उस वे शायद उन्हें उनके पास रखने के उद्देश्य से उन्होंने नहीं भेजा होगा, लेकिन बैलों ने समझा कि वो उन्हें हमेशा के लिए ले जा रहा है, तो उन्होंने बहुत ही प्रयास किया कि वो उसके साथ ले जाएं। दांतों पसीना आ गया, अर्थात गया को बहुत मेहनत करनी पड़ी। किस प्रकार से, कभी वह उन्हें पीछे से हाँकता तो कभी वो दाएं बाएं हो जाते। पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर चल रहे। आगे से उन्हें पकड़कर रस्सी खींचता तो वो कभी अपने को पीछे की तरफ खींचते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। जब उन्हें मारता तो दोनों अपने सींग, जैसे हम देखते हैं कि कुछ सांड है वो मारने का प्रयास करते हैं, वैसे ही वो भी सींग नीचे करके जोर से गुर्राते, हुंकार भरते थे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। यहाँ बताया गया है कि यदि उन्हें वाणी दी हुई होती, यदि वे बोल जाते तो वे यह आभास करा देते कि उन्हें क्यों भेजा जा रहा है। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी कि हम तो तुम्हारी बहुत ही सेवा कर रहे हैं। अगर
इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उससे काम नहीं चल रहा है तो हमसे और मेहनत करवा लेते। उनका यह आभास था, वो अपने मालिक को यह सब समझाना चाहते थे। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। उन दोनों का मानना था कि हम तो तुम्हारी नौकरी में मर जाना भी पसंद करते हैं। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की कि कितना खाने के लिए दे रहे हो, कैसा दे रहे हो। ये सब भाव वो प्रकट करना चाहते थे। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर भी तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। यहाँ यह समझाया गया है कि जब झुरी का साला अर्थात उनकी पत्नी का भाई उन दोनों बैलों को ले जा रहा था तो वे उसके साथ नहीं जाना चाहते थे। यदि वो बोल सकते तो अपने मालिक को समझाना चाहते कि हमने तो कभी कोई शिकायत की नहीं, जैसा तुमने हमें दाना चारा डाला वो हमने खुशी से खा लिया, जितना तुमने काम लिया वो हमने खुशी से काम किया, कभी अपना विरोध प्रकट नहीं किया। यदि हमसे और भी ज़्यादा काम लेना चाहते थे तो वो ले सकते थे। हम मरते दम तक तुम्हारे साथ रहना चाहते थे, तुमने हमें इसके साथ क्यों बेच दिया। ये सब भाव वो प्रकट करना चाहते थे लेकिन वो बोल नहीं पाते थे, इसीलिए वो गया के साथ नहीं जा रहे थे। कभी गया के द्वारा पीछे से उन्हें धकेलने पर वो दाएं बाएं हो जाते तो कभी सींगों से उसे डराने का प्रयास करते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उन्हें दूसरी जगह अर्थात झुरी से दूर किया जाए। जब वो गया के गांव पहुंच जाते हैं, वहाँ की स्थिति संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन ढला, संध्या हुई, तब वे जहाँ गया उन्हें ले जा रहा था वहाँ पहुँच जाते हैं। दिन भर के भूखे थे लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला। दिन भर चलने की वजह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था और जब उन्हें दाना चारा डाला गया तो उन्होंने जिस पात्र में उन्हें डाला गया है उसकी तरफ उन्होंने देखा भी नहीं। दोनों ने ही मुँह नहीं दिया। दिल भारी हो रहा था, अर्थात वे बहुत दुखी हो रहे थे। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। झूरी के घर को उन्होंने अपना घर मान लिया था। उन्हें दुख हो रहा था कि वो आज अपना घर छोड़कर आ गए। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। जो गया का घर था और वहाँ के जो लोग थे वो उन बैलों को अपने नहीं लग रहे थे, बेगान अर्थात दूसरे नज़र आ रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। दोनों आपस में निश्चय करते हैं बिना बोले ही, जो मूक भाषा में आपस में बातें करते थे उसी में एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। एक दूसरे की तरफ तिरछा देखते हैं और लेट जाते हैं, जैसे सो गए हों। जब गांव में सोता पड़ गया अर्थात गांव के सभी लोग सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ डाला। पैरों से जो उन्हें बांध रखा था या एक कहे कि उन्हें जिस रस्सी से बांध रखा था उससे उन्होंने तोड़ दिया और घर की तरफ चले। जिस रास्ते आए उस तरफ ही। पगहे बहुत मजबूत थे, उन्हें बांधा गया था वो बहुत ही मजबूती से। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। जिस स्थिति में जिससे उन्हें बांधा गया था तो उनसे नहीं लग रहा था कि बैल उसे तोड़ लेंगे, लेकिन वो अपनी शक्ति से उसे तोड़ लेते हैं और गया के घर से निकल जाते हैं। दोनों ने अपनी शक्ति लगाई थी और एक ही झटके में रस्सियाँ टूट गई।
तो इससे आभास होता है कि दोनों बहुत ही शक्तिशाली थे। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा। जब उनका मालिक झूरी है वह सुबह उठता है तो देखता है कि दोनों बैल जहाँ उन्हें चराते थे, उन्हें चारा डालते थे, वहाँ खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा है, अर्थात जिस रस्सी से बांधा गया था वो आधी आधी रस्सी है, वो उनके गले में अभी भी लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं। वो जिस रास्ते से आए वहाँ कीचड़ भी था तो उनके पैरों में कीचड़, घुटनों तक कीचड़ भी लग गया और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। उन्होंने ऐसा आभास प्रकट करवाया कि वे जैसे भेजने का विद्रोह कर रहे हैं, गुस्सा प्रकट कर रहे हैं कि हमें क्यों भेजा। साथ ही उस विद्रोह में स्नेह का भाव भी नजर आ रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी ने जब अपने बैल देखे तो उनके प्रेम में वह खुश हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और उनसे गले लग जाता है। जिस प्रकार से मनुष्य किसी से बिछुड़ जाता है और जब उनसे मिलता है तो उसके गले लगता है, आलिंगन करता है, चुंबन लेता है, वैसा ही दृश्य यहाँ झूरी और बैलों के मध्य हो रहा था। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेम से आलिंगन करना, प्रेम से एक दूसरे से लिपट जाना और एक दूसरे को चूमना, अर्थात झूरी उन्हें चूम रहा था। यह दृश्य बहुत ही मनोहर था, मन को हरने वाला था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। घर अर्थात झूरी के घर के सदस्य और गांव के लोग भी यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। सभी को देखकर आश्चर्य हो रहा था कि किस प्रकार से बैल और झूरी है वो एक दूसरे से लगा मोह है, प्रेम प्रकट कर रहे हैं, तो सभी तालियां बजाने लगते हैं। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। हो सकता है कि गांव में पहले भी किसी ने अपने पशुओं से, जानवरों से इतना प्रेम किया होगा, लेकिन यह घटना तो अभूतपूर्व नहीं होगी, लेकिन महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, जो बच्चे इकट्ठा हुए थे उन्होंने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए कि इन पशुओं को दोनों को ही स्वागत या इनका अभिनंदन करना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, अर्थात जो बच्चे इकट्ठा हुए थे वहाँ वो उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए कुछ देना चाहते थे। सभी बच्चे अपने अपने घर से कुछ लाना चाहते थे और लेकर आते। कोई रोटी लेकर आता है, कोई गुड़, कोई चोकर तो कोई भूसा। एक बालक ने कहा, क्या कहता है बालक, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे, अर्थात आपस में अब उन बैलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे तो किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। दूसरा कहता है कि इतनी दूर से आए कैसे अकेले। तीसरा कहता है बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। क्या करें कि ये बैल नहीं है, ये तो पिछले जन्म में कोई मनुष्य थे। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हो। आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन जब एक बच्चे ने कहा कि ये बैल नहीं है, ये तो किसी जन्म में मनुष्य थे, तो इसका वापस उत्तर दे, यह किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ऐसा व्यवहार तो मनुष्य ही कर सकता है। यह सब देखकर सभी खुश तो हो रहे थे, लेकिन वहीं झूरी की पत्नी थी, उसे गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि पत्नी के मायके यदि कुछ भेजा जाता है
तो वह खुश होती है कि यह चीज़ मेरे पीहर में या मायके में उपयोग ली जाएगी। लेकिन जब वही बैल उसके मायके में नहीं रुकते हैं और वहाँ से लौट आते हैं तो उसकी पत्नी को गुस्सा आ जाता है। तो वो क्या कहती है, वह जल उठी अर्थात उससे बहुत क्रोध बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया भाग खड़े हुए। नमक हराम कि जो नमक खाते हैं उसी का ही पालन नहीं किया, नमक हरामी की, और एक दिन भी वहाँ नहीं रुके, वापस भागकर आ गए। लेकिन सूरी यह आरोप सहन नहीं कर पाया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, तुमने नमक हराम क्यों किया? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? तो उसने भी सोचा कि उसने दाना चारा नहीं डाला होगा इसलिए वापस आ गए। स्त्री को गुस्सा आ जाता है, पत्नी को गुस्सा आ गया। उसने रोब के साथ अर्थात अपने पति को रोब दिखाते हुए डराते हुए क्या कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला कर रखते हैं कि तुम ही खिलाना जानते हो, बाकी सभी तो पानी ही पिलाते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागती? अब उसने फिर आरोप लगा दिया कि यदि चारा मिलता तो क्यों आती? स्त्री है वो भी चिढ़ जाती और स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते हैं। अब आरोप लगा दिया कि तुम बुद्धू हो, तुम सहला रहे हो, वैसे मेरा भाई है वो नहीं सहलाता है। तो रगड़ कर जोतते भी हैं। दोनों ठहरे कामचोर कि जब सहलाते भी नहीं है और उन्हें ढंग से जोतने के काम भी लेते हैं, और ये तो तुम्हारे बैल है, कामचोर है, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, क्योंकि पत्नी ही उन्हें चारा डालती थी। अब उसे गुस्सा आ गया, वो कहती है कि मैं देखती हूँ कि चोकर और खल है वो इन्हें कहाँ से मिलेगी, सूखा भूसा ही इन्हें दूंगी, चाहे ये खाएं चाहे मरे। कहने का तात्पर्य है कि झूरी की जो पत्नी है वो क्रोधित हो जाती है और वो मानती है या वो चेतावनी देती है अपने पति को कि मैं अब इन्हें चोकर और खल अर्थात जो अनाज है वो इन्हें नहीं दूंगी। अब हम आगामी कक्षा में आगे अध्ययन करेंगे।